नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के नए ऐलान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की, रूस यूक्रेन युद्ध की और अमेरिका तथा चीन के बीच शुरू हुए टैरिफ युद्ध की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ऐलान जो किया है गाजा पट्टी को लेकर, उस पर ही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने अधीन लेगा। इसके क्या निहितार्थ हैं? और साथ में ही एक खबर और आई जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है कि ट्रंप ने UNHRC से अमेरिका को अलग कर दिया, जिससे अब फिलिस्तीनियों को राहत राशि नहीं मिल पाएगी। इससे वहाँ पर क्या असर पड़ेगा सर? बिल्कुल नीरज जी, देखिए, हमने पहले भी कहा था जब संधि हुई थी इनके बीच में, जो बाइडेन जाने से एक दिन पहले जी संधि करा के गए थे जी इजराइल और हमास के बीच में, जी तब भी यही था कि चलेगी कितनी है जी और कौन मॉनिटर करेगा, और वही हो रहा था। देखिए, इजराइल अभी भी वेस्ट बैंक और गाजा में अपने ऑपरेशन चल रहा है। वो कह रहा है कि हम जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं, जी जनता के खिलाफ, बाकियों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं जी और लोग आने भी शुरू हो गए हैं फिलिस्तीन की जो अपने जगहों पर, लेकिन उनको मिल के आ रहा है, खंडहर के अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा है। जी तो ये चीज़ पीस प्लान का लग नहीं रहा था कि इतनी आसानी से ये पॉसिबल होगा। प्लस हम भी ये कहते आ रहे थे हमेशा कि नेतन्याहू तो बड़े क्लियर थे जी उनका राइट विंग जो अभी भी उनके साथ छोड़ के चले गए हैं लोग, वो भी यही थे कि भाई ये तभी ख़त्म होगा जो थ्रेट है इनको हमास की तरफ से, जब गाजा खाली हो जाएगा। जी और वो पीस प्लान में कहीं था नहीं, 2 नेशन वाली बात चल रही थी, सारे कह रहे थे। अब ट्रंप ने आकर के बात ही बिल्कुल अलग कर दी है। जी और देखिए, पहले थे, मतलब सबसे पहले हेड ऑफ स्टेट हैं नेतन्याहू, जिनको कि ट्रंप ने बुलाया और इन्होंने मीटिंग की वहाँ पर। जी और उन्होंने, ट्रंप ने ही कहा कि जितने फिलिस्तीनियंस हैं ऑलरेडी, इनमें से मैक्सिमम तो बाहर हो चुके हैं जी गाजा से। गाजा बिल्कुल खंडहर बन गया है, उनकी ज़िंदगी पूरी बिल्कुल एक तरह से नर्क की ज़िंदगी है, वहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये बाहर रहें, अरब स्टेट्स में रहें। जी और अरब स्टेट्स मतलब इजिप्ट और जॉर्डन, यही हैं जहाँ रहें। वहाँ पर 18 लाख के आसपास पॉपुलेशन है और 18 लाख में देखिए 60,000 तो अकाउंटेड नहीं, फिलिस्तीन अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ने बोला है कि 60,000 मारे गए हैं जी जबकि अनअकाउंटेड में कहा जा रहा है कि अभी इतने जो दबे हुए हैं मलबे में, 75% 80% जो मलबा बन चुका है, उसमें मिला करके लोग कह रहे हैं कि 1.5-2 लाख के आसपास हैं जो कि मर गए होंगे जी 4 लाख के आसपास कहे जा रहे हैं कि जो इंजर्ड हैं। जी तो पॉपुलेशन तो वैसी एक तरह से देखा जाए तबाह हो रखी है, बच गए होंगे तकरीबन उसमें से 13-14 लाख जो हैं, 15 लाख हद से हद। जी अब उनके लिए बातचीत है, तो उन्होंने साफ कहा है कि भाई गाजा खाली कर दें, गाजा को डेवलप करेगा अमेरिका जी टेक ओवर करके और बहुत अच्छा बनाएगा, बाकी लोग रह सकते हैं। जी उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुछ स्टेट अभी तैयार नहीं होंगे लेकिन बाद में तैयार हो जाएंगे वो भी। जी क्योंकि वो तो देखिए हर जगह जहाँ भी उन्होंने बात किया है, चाहे यूरोप में ले लीजिए, चाहे आप यूक्रेन लीजिए, कहीं भी वो तो उनको सुनना पड़ रहा है इनकी बात जी। और ये अगर देखा जाए तो इनके, ये देखिए, इन्होंने भी माइक वॉल्ट जो इनके NSA हैं ट्रंप के, उन्होंने कहा है कि गाजा को दोबारा बनाना इतना आसान काम नहीं है जी। उसके लिए भी पैसे कहाँ से आएंगे। वो कह रहे हैं कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे जी। तो होगा कहाँ से, कैसे, तो कहाँ रहेंगे वो। और गाजा खाली करना या लेना इजराइल भी चाहता रहा है जी पहले से ही जी। यही नहीं, मैं आपको बताऊं, जब अभी ट्रंप के जो वो हैं सन इन लॉ हैं जी, जेयर्ड कुशनर, उनके तो बिजनेस इंटरेस्ट भी लग रहे हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि उन्होंने, देखिए अभी की बात नहीं है, उन्होंने मार्च 2024 में बोला था। वो तो खुद ही एक वो हैं बिल्डर हैं जी और रियल एस्टेट टाइकून हैं वो जी। उन्होंने मार्च 2024 में कहा था जी कि ये गाजा खाली कर देना चाहिए। और गाजा का वो कहते हैं कि चूंकि पूरा रिवर फ्रंट है जी, तो इसकी जो रियल एस्टेट वैल्यू है बहुत ज़्यादा होगी जी। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, मतलब आप देखेंगे मेरे ख्याल से फ्री प्रेस या गार्डियन किसी में स्टेटमेंट है उनका दिया हुआ। जी।
तो ये तो पहले से मतलब इनके दिमाग में था। जी तो वही चीज़ इसमें आई है। और इसका विरोध देखिए अभी तो किसने, यूएई ने या बाकियों ने किया है, 2-4 देशों ने, जर्मनी में ही किया है, जी यूके ने भी बोला है। जी क्योंकि इससे पहले सारे टू नेशन थ्योरी लेके चल रहे थे जी कि पैलेस्टीन और इजराइल कोई एग्जिस्ट करेंगे। जी अब एक भाई के सडनली आके ट्रम्प क्या ना हुआ कि नहीं, ये तो जी होगा ही नहीं। जी तो मुश्किल तो यही है, कनाडा भी ने यही बोला है, जी कनाडा, यूरोपियन यूनियन सारे इसमें हैं। जी तो क्योंकि वो सारे फेवर में थे और कंफर्म भी किया था जी कि पैलेस्टीन स्टेट होगा, जी स्टेट रहेगा। और लेकिन अभी इसमें भी इसमें एक सवाल और है सर कि अगर मान लीजिए ट्रम्प वहां पर अपनी सेनाएं भेजते हैं तो क्या अरब वर्ल्ड और हमास में इतनी ताकत है कि रोक पाए? नहीं, देखिए रोक तो नहीं पाएंगे, जी रोक तो नहीं पाएंगे। और हम आगे देखेंगे अभी जी कि ट्रम्प अमेरिका की बात कर रहे हैं और अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। जी। इंटरेस्ट है और अमेरिका का फायदा काफी है वहाँ, जी अगर हम स्ट्रेटेजिक टर्म्स में देखेंगे तो। जी जी लेकिन फिलहाल देखिए अभी कुछ रिपब्लिकन्स भी अभी डाउट में आ गए जी हैं जी इनके विरोध में। वो आई थिंक एक सीनेटर पॉल हैं, जी इनके ही हैं, जो अभी भी वो कह रहे हैं कि हम लोग तो अभी भी टू नेशन थ्योरी सोच के ही चल रहे थे। जी और ये हमास ने भी बोल दिया है कि ये प्लान तो हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, जी हमारी वो जमीन है, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। जी तो ये है मेन चीज़ें। लेकिन इसी बीच में देखिए इजराइल में हुआ क्या है, नेतन्याहू ने कि अभी टोटल जो है 33 इनकी बात हुई थी हॉस्टेजेस की, बिकॉज नेतन्याहू का पूरा गेम प्लान है हॉस्टेजेस आ जाएं। जी और हमास भी चाहे तो उसको लग रहा है कि जितने हमारे आदमी छूट जाएंगे वो तो हमारी स्ट्रेंथ में आएंगे। जी तो ऑलरेडी उन्होंने देखिए अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2023 में जब बात हुई थी तो 105 मेरे ख्याल से उस समय छोड़े गए थे। जी उसके बाद करीब 33 और अभी 8 छोड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर के 145 के आसपास 250 में से छोड़े गए हैं। कहा जा रहा है कि 30-35 का तो पता नहीं है, जी 3-4 की बॉडी अभी वो हैंडओवर करेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो कुछ जो भी हॉस्टेज रह गए हैं वो नेतन्याहू के लिए बहुत ज़रूरी है अपने होम स्टेट में या बाहर वो करने के लिए कि हमने सबको हॉस्टेज को छुड़ा लिया। बिकॉज सबसे पहली प्राथमिकता उनको ये थी, दूसरा हमास को ख़त्म करना और गाजा पर कि हमास का रूल नहीं, वही उनका वो था एम। जी तो उसी पे वो चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था ये गाजा दोबारा कभी भी थ्रेट न दे हमको। जी तो इसमें और इन्होंने जब जा करके उनसे बात की है ट्रम्प से, ट्रम्प को बोला है कि आप तो इजराइल के सबसे बड़े दोस्त, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिस तरह की आप हैं और आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं इनको। और यही नहीं, देखिए ट्रम्प ने ये भी कर दिया है कि पहले 2000 पाउंड के जो बॉम्ब थे जी जो क्रेटर करके और डीप जाते थे, उसको जो बाइडन ने रोक दिया था, इजराइल को नहीं दिया था क्योंकि उससे ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस हो रहे थे। जी उन्होंने अब ऑर्डर कर दिया कि नहीं वो उनको दिए जाएं। तो वो चीज़ भी इनके फेवर में चली गई है। और नेतन्याहू तो अभी परसों परसों नरसों में उन्होंने गाजा में भी, जेनिन में और वेस्ट बैंक में भी अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जी लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि गाजा का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है जी अमेरिका के लिए। देखिए सबसे पहले तो गाजा पूरा रिवर फ्रंट मतलब सी फ्रंट है पूरा, और स्वेज कैनाल के बिल्कुल नज़दीक है। जी तो वहाँ से स्वेज कैनाल को बिल्कुल डोमिनेट किया जा सकता है। जी मेडिटेरेनियन रेड सी भी वहाँ से डोमिनेट हो सकता है। जी तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना बड़ा एरिया उस इलाके में किसी के पास नहीं है, जी। न किसी को मिल सकता है पूरा डोमिनेट करने के लिए। जी दूसरा वहाँ जो है तीनों कॉन्टिनेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, अमेरिका ले लीजिए। जी और जो IMEC जो ऑलरेडी बात हो रखी थी G20 में, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जी वहाँ से अगर लिया जाए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। स्वेज कैनाल भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जी तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस जो स्ट्रेटजिक है बहुत ज़्यादा है। जी साथ में इसमें जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस वहाँ बन सकता है, जो कि मिडिल ईस्ट तो डोमिनेट करेगा ही करेगा, पूरा मेडिटेरेनियन से लेकर के और इंडियन ओशन तक जा सकता है, वो डोमिनेट कर सकता है जी वहाँ पर। तो एक बहुत बड़ी चीज़ उनको मिलेगी। और रियल एस्टेट की बात पहले ही होगी है, कितना बड़ा रियल एस्टेट कहीं नहीं होगा जी जो पूरा कोस्ट के साथ हो इस तरह का। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत हैं, इम्पॉर्टेंट है
अमेरिका के लिए, खासकर मैं जो कहूँगा स्ट्रेटजिक, वहाँ चाहे आप मिसाइल्स रखिए, चाहे वहाँ रॉकेट रखिए, या मतलब वो हर एक चीज़ वहाँ हो सकती है, प्लस उनके रिक्रिएशनल ग्राउंड हो सकते हैं, तो फ़ायदा भी होगा उनको वहाँ पर टूरिज़्म से। जो बात उन्होंने एक ये भी कही है कि सबके लिए होगा, पूरे दुनिया के लिए ओपन होगा। जी तो एक कुछ चीज़ें हैं, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस हैं, लेकिन देखिए इफ़ेक्ट अगर देखें हम, तो अल्टीमेटली अभी जैसे उन्होंने कहा है कि वे देश बाकी बाद में मान जाएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है। जी उनको अगर सिक्योरिटी चाहिए उस इलाके में तो यही दे सकता है, अमेरिका दे सकता है। जी। पैसे चाहिए तो अमेरिका दे सकता है। जी अभी जो आपने कहा कि यूएनएचसीआर में उन्होंने बंद कर दिया एड देना, बुरे हाल हो रखे हैं वहाँ, हर एक जगह हो रखा है, सारे देशों में। जी और काफ़ी पैसे जाते हैं अमेरिका के, चाहे इजिप्ट कहिए, चाहे जॉर्डन कहिए। और आपको याद होगा, दर्शकों को भी पता होगा कि साइनाई पेनिनसुला जब पेनिनसुला या डेजर्ट है बेसिकली, जो पहले इजराइल ने कैप्चर किया था यम किपुर वॉर के बाद, लड़ाई के बाद 73 के बाद, और उसको वापस कर दिया था। जी तभी से वो तो पहले ही से कह रहे हैं कि इसमें इनको सेटल किया जाए। जी 18 लाख हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होगा वो कर सेटल होना। तो ये चीज़ें पहले से चल रही हैं, लेकिन क्या बाकी देश जो हैं, रूस, चीन, ईरान, ये चुप बैठेंगे? इंटरनेशनल जो लॉ की बात आती है, जी क्या यहाँ पर लागू नहीं होगी? जी एक ज़मीन आप खुद कब्जा रहे हैं, बिल्कुल। दूसरे किसी भी तरीके से कर रहे हैं। आप रूस को बोल रहे हैं, फिर इनको आप खुद वही चीज़ कर रहे हैं। जी तो वो इंटरनेशनल लॉ कहाँ पर है, कहाँ जाएगा, किस तरह रहेगा? देन हमास है या ईरान की जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, क्या वो आकर के चुप बैठेंगे? जी अगर अमेरिका आ भी गया, अपनी मिलिट्री पावर ले भी आए, तो क्या चुप बैठेंगे? जी और जो डर अमेरिकन को भी, कुछ अमेरिका में भी आवाज़ आ रही है जी कि क्या है, दोबारा वियतनाम और अफगानिस्तान नहीं बन जाएगा? जी उस तरह की चीज़ें अगर हो जाएंगी तो सालों तो फिर यही लगेगा। जी तो अमेरिका फिर वहाँ जो पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, वहाँ इसी में लगे रहेंगे, जी अमेरिकन्स मारे जाएंगे। तो हो सकता है इसका अपोजिशन अमेरिका में भी इस तरह लोग, अगर ये हो जाएगा तो सोचने लगेंगे। और फिर इसके बाद जो आइडिया है इसका, मुझे लगता नहीं कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और बाकी लोग एक्सेप्ट करेंगे इसको। जी तो कुछ न कुछ अपोजिशन तो हमेशा रहेगा अमेरिका वहाँ आने के बावजूद। अब इसमें हो क्या रहा है? अब क्या ट्रम्प जो है अपने आप को एक सबसे बड़ा डील मेकर दिखा रहे हैं? जी एक वो जिसे कहते हैं कि कहा जा रहा है कि वो एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कर रहे हैं, मतलब लेन देन की राजनीति है उनकी। जी मैं कुछ दूंगा तो मैं लूंगा भी, जी वो राजनीति लेके चल रहे हैं, वो ट्रांजैक्शनल की भाई हम ऐसे नहीं है कि बस मैंने आपको हथियार दे दिया और पैसा दे दिया, हमें भी कुछ चाहिए उसमें। और डील में बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो लेकर के चल रहे हैं। तो क्या वो ऐसे ही चलते रहेंगे जी और कब तक चलते रहेंगे? उन्होंने, और देखिए अपने फर्स्ट टर्म में जब वो थे, उस समय भी उन्होंने कई पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किया था, फॉरेन पॉलिसी कुछ हुई, लेकिन सारी की सारी नहीं चली। जी तो ये भी वो चलेंगे, चलाएंगे, कितना आगे बढ़ेगा किया नहीं जा सकता। लेकिन अब ह्यूमन राइट्स के लोग कह रहे हैं कि ये तो इस तरह से तो इतनी क्लिनसिंग होने लगेगी, मतलब आपने पैलेस्टीनियंस को ख़त्म कर दिया उनके इलाके से, जी फिर क्या अगेन इंटरनेशनल लॉ की बात आएगी, बाकी भी देश फिर ऐसे ही करेंगे। फिर आप चीन में ह्यूगर्स को जो कर रहा है, वो कैसे कहेंगे कि वो नहीं करे? जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मार्क इस पर आ रहे हैं। और क्या ये कहने का मतलब कि ईरान पर आप स्ट्राइक करना चाहते हैं, अगर आप नज़दीक पहुंचेंगे तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, तो लड़ाई लंबी होगी। तो कुछ ये प्रश्न चिन्ह इस पर हैं, लेकिन ओवरऑल गेम तो इसमें इजराइल का सबसे ज़्यादा है। और अगर इन्होंने ले लिया गाज़ा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर है, शॉर्ट टर्म में ज़रूर है अमेरिका को, इसमें कोई शक नहीं है। और ये लेने के बाद मिडिल ईस्ट में पूरे इलाके में अमेरिका का दबदबा बढ़ जाएगा। जी चीन और रूस, ईरान तो आप छोड़ ही दीजिए, चीन रूस जो उधर जाना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, अपनी वहाँ पर संप्रभुता नहीं बढ़ा पाएंगे। जी और बाकी जो देश हैं उनको मजबूरी में, प्रेशर में आना पड़ेगा अमेरिका के साथ, और अमेरिका के साथ मतलब इजराइल के साथ। जी तो इजराइल का दबदबा बढ़ेगा और अमेरिका का बढ़ेगा।
सर, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर उन भारतीयों को भी वापस भेजा जाना शुरू हो चुका है जो वहां पर अवैध रूप से रह रहे थे, और उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसको लेकर भारत की राजनीति भी गरमाई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्टीकरण भी दिया राज्यसभा में। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस अमेरिकी दौरे से भारत को क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि अगर हम घरेलू राजनीति की बात करें तो विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती के किस्से सुनाए जाते थे, लेकिन भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। अ, देखिए अनिल जी, ये जो कोई नई चीज़ नहीं है। ट्रंप ने तो ये पॉलिसी अपने बहुत पहले से बना रखी थी जी, इमिग्रेंट्स की, जी, कि इलीगल जो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालेंगे, और जी, वो उन्होंने पूरा इस ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया था। इलेक्शन से पहले ही उनकी जी, टीम पूरा डेटा बना चुकी थी, जी, सब हो रखा था। और कहा जा रहा था कि निकारागुआ के बाद भारत ही है जिससे सबसे ज़्यादा उनके हिसाब से जी, इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ हैं, तकरीबन 7.25 लाख के आसपास, जी, जो उनकी डाटा कहती है अमेरिका की। जी, और ये आंकड़े जो है आई थिंक 2022 या 23 के आंकड़े उन्होंने दिए हुए हैं। और इसमें से जो आइडेंटिफाई किया था उन्होंने 18,000 17,900 कुछ, मतलब तकरीबन 18,000 के आसपास ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इलीगल हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास ओवरस्टे कर रहे हैं, और जिनके केसेस कोर्ट से हार चुके हैं, प्लस कुछ ऐसे हैं जो कि जेल में भी बंद हैं। तो जी, 18,000 हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से चीन के भी हैं तकरीबन जी, 23-24 हज़ार, उनको भी आइडेंटिफाई हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के साथ है, और उन्होंने सिर्फ भारत के साथ ही बोला है। और उस समय जब जयशंकर गए थे तब भी इसके बारे में बात हुई थी, जी, मोडेलिटीज़ के बारे में भी हुई थी कि कैसे लाए जाएंगे, क्या हैं जी, डॉक्यूमेंट्स, बाकी चीज़ें कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी। और उस समय उनका स्टेटमेंट भी था कि 18,000 हम जो इलीगल हैं, एक्चुअल हैं, उनको कंफर्म करके हम वापस लेंगे। जी, तो ये चीज़ें वहाँ चली थी। और देखिए इन्होंने अपना नहीं किया, इनफैक्ट इनका पुराना एक एक्ट है जी, जिसमें 1798 का 1798 का एक एलियन एनिमीज एक्ट है, जी, जो एक वॉर टाइम लॉ है जी, इनका, जो ये कहता है बेसिकली कि जो इमिग्रेंट्स कुछ ऐसे हैं जो उनके यहाँ पर आए हैं जी, और उनके साथ कुछ क्रिमिनल केसेज हैं या गैंग्स में वॉरफेयर में इसमें हैं, तो उनको जो है रिपोर्ट करेंगे। तो उसको लेकर के ये चल रहे हैं। और इनको एज पर लॉ ये है कि जो इस्टेब्लिश हो जाता है जी, कि गैंग वॉरफेयर और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में है, तो उनको विदाउट कोर्ट हियरिंग ये डिपोर्ट कर सकते हैं। जी, तो उसको लेकर के उस पर ये एक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से। और उन्होंने सब जगह इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बोल रखा है कि वो स्कूलों में, हॉस्पिटल से, चर्चेज में, सब जगह जा कर के चेक करें जी, और इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस करें। आपको पता ही है, देखिए उनके मैक्सिको के साथ और बाकियों के साथ, तो सबके साथ ये वो कर रहे हैं, और कई तो वापस जा रहे हैं। इसमें ये भी है, देखिए कानून में है कि जो 2 साल से कम समय के हैं उन लोगों को जी, निकालने का प्रावधान है। जो ज़्यादा हैं, चूँकि उनकी और भी कई चीज़ें हैं, जी, वो भी कर सकते हैं, लेकिन लीगली उसके बाद कोर्ट जी, के साथ जी, जाने के बाद। हालांकि ये भी चैलेंज हो सकता है, जी, इसमें कुछ लोग होंगे, अब उनके यहाँ जो भी लॉ के हिसाब से है कि कई बार बच्चे इलीगल हो जाते हैं, कि इनकी अगर बाहर से गए हैं, जी, पेरेंट्स वहाँ रह रहे हैं, बच्चे बाहर पैदा हुए हैं, जी, या उल्टा है, तो जी, कई चीज़ें इसके अंदर हैं, लीगलिटीज़ हैं। लेकिन फ़िलहाल वो उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि भाई ये तो उन्होंने कर रखा है, और ये जो है रिपोर्ट करेंगे। यही नहीं, उन्होंने इमिग्रेशन कैंप्स जो हैं बढ़ा दिए हैं कई जगह। बोला है इनको, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, कि पहले 30,000 के आसपास इनका था, अब 40,000 की स्ट्रेंथ करने के लिए उन्होंने बोला है। तो ऐसे करके वो निकालेंगे। हाँ, डिपोर्टेशन कैंप्स की मैं बात कर रहा था, वहाँ रखेंगे, बट लीगल हर्डल्स तो इसमें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो कर रहे हैं। और 2022 के उनके आंकड़े बताते हैं कि करीब तकरीबन 11 मिलियन, मतलब 1.1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स टोटल हैं उनके यहाँ। जी, तो काफ़ी है उस काफ़ी हिसाब बड़ी से। संख्या है, जी, देखा जाए तो 3% के आसपास, 3.5% पॉपुलेशन का बनता है। 30 करोड़ की अगर 40 के 35 की पॉपुलेशन जी, उनकी हम लेते हैं, तो
तो जैसे मैं कह रहा था कि उन एल सल्वाडोर के सबसे ज़्यादा हैं, फिर भारत है, फिर मेक्सिको और ग्वाटेमाला, होंडुरास सारे मिला कर के हैं। तो ये तकरीबन है। और फिगर जो मैं कह रहा था कि जो आइडेंटिफाई हैं इमीडिएट में 18,000 भारत के हैं, 38,000 हैं चीन के, जी 38,600 जो उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। जी तो इस पर काम इन्होंने पहले किया है। और जो यूएस जो डिपार्टमेंट है, आईसी डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन कस्टम्स जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, वो जो है उन्होंने 15 कंट्रीज़ को बोला है कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस मामले में, जी इलीगल इमिग्रेशन के मामले में। आईसी जो डिपार्टमेंट है, और उसमें उन्होंने भारत का भी नाम दिया कि भारत कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जी जी तो इन्होंने पहले से कर रखा है। तो एक कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके चल रहे हैं। और उन्होंने बात तो हो रखी है हमारे प्रधानमंत्री से, जयशंकर जी गए थे तो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर, और ट्रम्प का स्टेटमेंट भी हम सबने देखा था। उन्होंने कहा था कि भारत सब कुछ वो करेगा जो करना चाहिए। जी ये चीज़ उन्होंने बोला था प्राइम मिनिस्टर की बात करने के बाद। जी तो बेसिकली देखिए यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बोला था कि जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और स्पेशली जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लिंक्ड हैं, जी उनको ज़रूर भारत वापस लेगा और अपनी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो भी है वो करेगा। तो ये जो है लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि बिल्कुल पूरा जो वेरिफिकेशन जो चीज़ें हैं, सो दैट यहाँ पे इलीगल लोग नहीं आए, जी वो भी देखना ज़रूरी है, अनवांटेड लोग नहीं आए। तो उसके साथ करेंगे। और कैसे करेंगे उसके बारे में भी बात हुई। और इसीलिए परसों 5 तारीख को जो आया था एयरक्राफ्ट C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट आया था, जिसमें 205 कहा जा रहा है कि आए थे। जी लेकिन हाँ, जिस तरह से उनको दिखाया गया कि हाथ बांध करके और ऐसे आ रहे हैं, हालांकि वो करते हैं, उनका प्रोसीजर है, जी बट वो नहीं ठीक हुआ लगा यहाँ पर, और उसके लिए होना भी नहीं चाहिए था। और उनका कहना था कि वही लोग हैं, इसमें मैक्सिमम तो हैं जिन्होंने कि अपील भी की थी और वो हार गए हैं केस वहाँ पर, और बाकी किसी न किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिंक्ड है, उनको लिया जा रहा है। तो ये बात तो हुई है, मॉडलिटीज़ में ज़रूर कुछ कमी दिखाई पड़ रही है। और जहाँ तक विजिट की बात है, देखिए 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अमेरिका में। मेरे ख्याल से वो दुनिया के दूसरे हेड ऑफ स्टेट होंगे जी नेतन्याहू के बाद, कि जो जी जाके उनसे मिलेंगे। जी तो पहले फ्रांस में जाएंगे और उसके बाद ये वहाँ पर जाएंगे। 12 और 13 2 दिन उनका वहाँ पर है। जी और जाते, आपको पता ही है कि जब भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर विजिट में, मतलब 9 विजिट कर चुके हैं अमेरिका की, जी ये 10वां होगा उनका। उन्होंने बुलाया है और वहाँ पर ज़रूर ये सब बातें होंगी, कई चीज़ों पर बातें होंगी। और इसमें इलीगल इमिग्रेशन तो आएगा ही आएगा, जी ये एक मुद्दा होगा। सिक्योरिटी है, डिफेंस ट्रीटी जितनी हुई हैं, ट्रेड है, ट्रेड एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जी जिसके ऊपर हम सबको पता है कि ट्रम्प पहले भी कर चुके हैं, कि उन्होंने अपने टेन्योर में बोला था, पहले टेन्योर में, जी कि इंडिया इज़ अ टफ नेगोशिएटर। जी और टैरिफ्स जो हैं उसके मामले में ये काफ़ी चीज़ें बातें करेंगे, क्योंकि अभी भी जो ट्रेड जो है, ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में है, जी 35 या 36 बिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर अमेरिका ही 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड पार्टनर है। जी तो एक कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर आएंगी, टैरिफ्स की बात होगी, और उन्होंने बोला भी है कि इंडिया इज ए टैरिफ किंग। जी तो ये सब चीज़ें हैं जो उसके ऊपर बात आएगी। और लेकिन एक चीज़ देखिए, अभी इसी बजट में भी मुझे लग रहा है कि ट्रम्प के इसको देख करके बनाया गया कि कई चीज़ों पर टैरिफ कम की गई हैं। जी इंपोर्टेड कार्स देखिए, जहाँ कुछ चीज़ों पर 125% टैक्स होता था, उसको 75% कर दिया गया। जी कुछ ये जो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल है, जी उसके बारे में काफ़ी पहले से अमेरिका बोलता रहा है, उस पर भी टैरिफ कम हुआ है। जी और कुछ और चीज़ों पर इस तरह से कुछ ज़रूर कम हुआ है। तो इस वजह से फ़र्क पड़ेगा। वहाँ अगर बातचीत होगी तो डिफेंस इक्विपमेंट की भी बात होगी, और वो ज़रूर बोलेंगे कि आप रूस से कम कीजिए और जी। अमेरिका से लीजिए। जी ये भी बात आएगी डिफेंस परचेजेस के बारे में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मेरे ख्याल से ज़रूर ज़्यादा बात होगी, जिससे कि चाइना को काउंटर कर सकें दोनों जी। मिल करके। एनर्जी है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में होगी बातचीत। और देखिए बहुत चीज़ें आ रही हैं कि
नामों की मीटिंग या एल्मो मीटिंग होगी कि नहीं, एलन मस्क एल्मो और मोदी, मतलब जी, एलन मस्क और वो जी, मोदी की मीटिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि जब पहले गए थे 2015 में मोदी तो टेस्ला में गए थे, वो जी, कैलिफोर्निया के पास जी, है आई थिंक की फैक्ट्री जी, जहाँ वो गए थे। जी, और एलन मस्क तो बहुत बड़े प्रशंसक हैं जी, प्रधानमंत्री मोदी के। जी, तो आज इस समय तो नंबर 2 हैं वो जी, अमेरिका में। जी, तो उस मोदी उनसे भी कुछ फ़ायदा मीटिंग हो सकती है, और ख़ास करके कि अगर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स पर जो है उनके अगर उन्हीं की नहीं बाकी कार्स पे ही एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, तो वो है एनएसए हैं जो उनके वार्ड, उनसे तो मीटिंग होगी मुझे लग रहा है। जी, तुलसी गबार्ड तब तक वो भी हो गई हैं अभी तो जी, इंटरनल सिक्योरिटी में उनका। और जो कश पॉल हैं, तो इन लोगों से, कश पटेल हैं, इन लोगों से मीटिंग तो होगी। और जी, हमेशा की तरह वो भारतीयों से तो मीटिंग करते ही करते हैं। जी, पिछली बार तो आपको याद होगा कि ट्रम्प के टेन्योर में वो गए थे, साथ में दोनों लोग गए थे जी, मीटिंग में। तो ये सब चीज़ें तो ज़रूर होंगी, लेकिन जो भी है कॉर्पोरेट लीडर से मिलेंगे, बाकियों से मिलेंगे, लेकिन ये लेके चलना पड़ेगा कि ट्रम्प जो हैं जैसे मैंने कहा ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, वो लेन-देन की बात में ज़्यादा विश्वास करेंगे। तो उसके लिए तैयार होके जाना पड़ेगा जी, कि कुछ अगर उनसे लेना है तो देना पड़ेगा, बट जी, किस तरह उनको कन्विंस कर पाते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे बना रहे, हमारे एक्सपोर्ट्स कैसे बने रहें, और जो स्ट्रेटजिक टाइज हैं, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, वो कैसे आगे बढ़ें। अभी देखिए जो जी इंजन्स हैं तेजस जी, के, वो नहीं आ रहे हैं। जी, कुछ और आइटम्स हैं डिफेंस के जो जितनी जल्दी आने चाहिए थे नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में ज़रूर बात होगी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही अमेरिका की ज़रूरत है, जी, ट्रम्प को भी भारत की और मोदी की ज़रूरत है। जी, खास करके एशिया में चीन का तो है ही है, बाकी भी एशिया में अगर वो चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा देश है जो दबदबा रख सकता है और उनके साथ रह करके कर सकता है, तो भारत है। रूस को भी मानने में या बातचीत पहुंचाने तक करने के लिए भारत अहम भूमिका उसमें रख सकता है। जी, मिडिल ईस्ट में भारत के अच्छे संबंध है, तो इनकी भी फायदा ट्रम्प को मिलेगा। तो दोनों तरफ से है कि ये जाने के बाद, और चूंकि उन्होंने अनाउंस किया था ट्रम्प ने कि मोदी आएंगे यहाँ पर, तो जरूर ग्राउंड वर्क हो रहा होगा, हो गया होगा, तभी जा रहे हैं। उससे कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा दोनों के संबंधों में और दुनिया के लिए भी। सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है? और यूक्रेनी राष्ट्रपति को अब अमेरिका से आगे मदद मिलने की उम्मीद भी बहुत कम है। ऐसे में अब वो कितने और दिन युद्ध के मैदान में टिके रह पाएंगे? देखिए, रूस यूक्रेन की जो ताज़ा अपडेट यही है कि 2 हफ्तों के बाद 3 जी, साल पूरे हो जाएंगे जी, तकरीबन। जी, 22 तारीख ले लीजिए अगर आप, जी, तो 3 साल पूरे होने वाले जी, हैं रूस यूक्रेन युद्ध के। और पूरा देखा जाए अगर, जी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो यूक्रेन और अगर देखा जाए नाटो या यूरोपियन यूनियन, इन्हीं को हुआ है। जी, मतलब आज देखिए 1079 1089वां दिन हो गया, जी, 1079 डेज। जी, और ग्राउंड पर रूस बहुत आगे नहीं, लेकिन काफ़ी आगे निकल चुका है। जी, 20% भी कब्जा करना नॉर्मल बात नहीं है जी, इलाके में। और जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि खार्किव के ऊपर उसका पूरा जोर है। जी, और खार्किव हमने पहले भी बताया था, काफ़ी पहले, सबसे बड़ा, कीव के बाद, उनके राजधानी के बाद सबसे बड़ा वो है शहर, और पूरे यूक्रेन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेस था। इंडस्ट्रियली नहीं, हर एक में, बट इंडस्ट्रियल में इसलिए कह रहा हूँ कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस सबसे बड़ा था। जी, चाहे वो मिग्स थे वहाँ पर, चाहे T-90 टैंक्स थे, आर्मर्ड व्हीकल्स थी, मतलब सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स था वो। जी, और हब था कम्युनिकेशन से लेकर के रोड्स, रेल्स, हर एक चीज़ का। और वहाँ पहुँच गया है 10-15 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन आखिरी में थोड़ा समय ज़रूर लगता है पूरा कैप्चर करने में वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से यूक्रेन की सेना पीछे जा रही है।
जी डिजर्टर्स हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं। पहले, अभी नहीं, 3-4 महीने पहले भी हमने बताया था, न्यूज़ में उनके आ रहे थे, वेस्टर्न मीडिया में जो आते नहीं थे, कि उनके सोल्जर्स कह रहे हैं कि हम पा के आ रहे हैं यहाँ, जी सब कुछ हारते जा रहे हैं, कमांडर पीछे भाग रहे हैं, तो ये भी छोड़ के वहाँ से भागते आ रहे हैं। और रूस जो है अपना पूरा जोर लगा दिया है उन्होंने खार्किव में, पूरा मतलब डोनेट्स्क एरिया में, निप्रो के पास, और ये जो पोक्रोस का इलाका है उस पर जी तो तकरीबन ये पहुंच ही गए हैं। जी और वहाँ पहुंचने का मतलब ये हो रहा है हाई ग्राउंड उन्होंने कैप्चर कर लिया है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप फौज को आगे भेज भी दीजिए, अगर लॉजिस्टिक्स नहीं जाएंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। जी और वो चीज़ अब डोमिनेट कर रहा है रूस उनका। जी तो ये बहुत मुश्किल हो गया उनको। साथ ही साथ खरसान में भी यही कर रहा है। जी खरसान में इतना नज़दीक नहीं गया है, लेकिन काफ़ी आगे बढ़ गया है वहाँ। और अभी उसने पिछले कुछ दिनों में जो इनके रिक्रूटमेंट ऑफिसेज हैं, जहाँ ये ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं यूक्रेन में उनको भर्ती करने के लिए, जी वहाँ पर जो है ब्लास्ट कर दिया है जी यूक्रेन ने, अरे रूस ने। जी यूक्रेन ने खुद ही बोला है, उनके जनरल ने बोला है जी कि ये सारी कार्रवाई जो है ब्लास्ट की रूस के एजेंटों की है। जी तो लोग और डर रहे हैं वहाँ। जी तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं, काफ़ी कुछ। और रूस जैसे हमेशा की तरह वो बोल तो नहीं रहा है, बट अपना काम करता जा रहा है। जी कुर्स्क का इलाका है जहाँ पर 60% उसने कर लिया है, और अब जो है उसने अपनी पॉलिसी चेंज करके और इनको 3 तरफ से घेर लिया है। कर्स्क इलाके में जो रूस का इलाका है यूक्रेन के, और वहाँ लोग मारे ही जा रहे हैं। जी बाकी जगह भी रूस ने अभी अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी है, और वो सीधा फेस ऑफ नहीं कर रहा है, जी डायरेक्ट लड़ाई नहीं उनके ट्रूप्स के साथ, वो अभी साइड से ही लड़ाई कर रहा है, वॉर कर रहा है साइड से, क्योंकि उसके पास एरिया मिल गया है जी अंदर जाने का। तो वो जो है कि इनको घेर लो 2-3 तरफ से, और जिससे कि अब फ्रंट इनके ज़्यादा खुल जाएंगे, और यूक्रेन बहुत देर तक इनके ट्रूप्स वहाँ रह नहीं पाएंगे। जी तो इस चीज़ ले करके चल रहा है, और उनका एम यही है कि अगले ये जितना हम आगे बढ़ा सकें, महीने 2 महीने 3 साल तो पूरे कर ही लेगा रूस अभी, उससे ज़्यादा कितना बढ़ा करके और कितना खास करके मेन सिटीज़ कैप्चर कर लें, तब हम बात करें, जी आगे बढ़ें। जी तो इस चीज़ पर वो चल रहे हैं। हालांकि इसके साथ उन्होंने अभी परसों ही 150 कभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज भी किया दोनों के बीच में, जी सऊदी अरेबिया के मध्यस्थता से दोनों यूक्रेन और ये रूस ने किया है। और देखिए इससे सबसे बड़ा नुकसान, जैसे मैंने कहा कि नाटो यूरोपियन यूनियन को पड़ा है। जर्मनी के देखिए एक जनरल ने बोला है कि रूस अगले 4 सालों में ऐसी ताकत हासिल कर लेगा कि किसी न किसी स्टेट को यूरोप के जरूर अटैक करेगा। जी तो ये डर का माहौल जो है इनके बीच में और पैदा हो रहा है, वो इन्हीं के लोग कर रहे हैं, नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी, जो प्रेजेंट हैं, उन्होंने बोला हुआ है, वहाँ कहते हैं कि भाई प्रिपेयर करना पड़ेगा हमको, नहीं तो आगे हमारे सामने चुनौतियाँ रहेगी। जी और इसकी वजह से इनकी डिफेंस स्पेंडिंग देखिए बहुत बढ़ रही है, 5 से 6 कह रहे हैं, 6 से 7% करना पड़ेगा। ट्रंप ने तो ऐसे ही बोल दिया है कि आप बढ़ाइए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इनके बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये इनके यूक्रेन के ट्रुप्स जो है, एक तो उनको सप्लाई नहीं मिल रही हैं, मोराल डाउन है, प्लस ये फॉग इतना हो रहा है इस समय वहाँ पर कि ड्रोन्स भी उनको इंटेलिजेंस नहीं दे पा रहे हैं, सर्वेलेंस उनसे नहीं हो पा रहा है। जी तो इनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। हालांकि लड़ाई ड्रोन्स की ही ज़्यादा चल रही है आजकल। जी और चूंकि ड्रोन्स अभी इन्होंने कर लिए हैं अपने, जेलेंस्की ने भी। दूसरा उसमें देखा जाए तो आगे की जो बातचीत की है, अब जेलेंस्की भी लग रहा है सरेंडर कर चुके हैं। जी पहले वो कहते थे कि हम किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, इसके अपने जो ज़मीन हमारी है हम उसको लेके रहेंगे, हमें नाटो मिलनी चाहिए। लेकिन अब जो है वो जो ट्रम्प के प्लान है उसके मुताबिक वो भी चलना चाहते हैं। और उनको चूँकि अब अपने सोल्जर्स रह नहीं रहे हैं, वेपन्स मिल नहीं रहे हैं, एड मिल नहीं रहा है, तो सिर्फ ड्रोन्स लेके कहाँ तक चलेंगे। और देखिए उन्होंने खुद बोला है, अभी परसों उन्होंने एक न्यूज़ उसमें कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि उनकी टीम जो है ऑलरेडी कांटेक्ट में है अमेरिका में एनएसए के, और जो जनरल केथ कोलॉग हैं उनके इंटरलॉक्यूटर जो हैं या इन्वॉय हैं ट्रम्प के यूक्रेन रशिया वॉर के लिए, उनकी टीम ऑलरेडी उनसे टच में है कि अमेरिका की डेलीगेशन वहाँ पर आए। उन्होंने खुद बोल दिया अभी कि वो
रेडी हैं कि अमेरिका की कंपनी इन्वेस्ट करें आकर के यूक्रेन में, इनके रेयर अर्थ जो हैं उसमें, जी। और उसके बदले में इनको जो है गारंटी मिले, सिक्योरिटी और जो वेपन्स हैं वो मिले। अब उस लेवल पर भी ये आ गए हैं जो पहले नहीं वो कहते थे, वो चाहते थे। और उनका कहना है, उनका क्या, उनकी टीम का कहना है, यूक्रेन के इनके जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर अमेरिकन कंपनी आएंगी यहाँ और रेयर अर्थ मिनरल्स में आएंगी तो अमेरिका को एज इट इज सिक्योरिटी यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। जी। तो वो अब इस जगह पर आ गए हैं लेकर के। और उन्होंने ये भी बोला है कि पुतिन से बैठ करके सीधी बात करना चाहते हैं, तैयार हैं, लेकिन यूरोप के जो बाकी साथी हैं उनके वो होने चाहिए। तो अब ये जो पहले कई चीज़ें नहीं कह रहे थे उसमें भी वो आ गए हैं। और जो इन्होंने अपना लैंड फोर्सेस कमांडर भी इन्होंने बदल दिया है यूक्रेन ने जी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम काउंटर अटैक पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं क्योंकि इनको भी पता है कि अब जो है इनके हाथ से निकलती जा रही है और ज़्यादा हो गया तो इनको और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ तक इनकी एक एड वाली बात भी आई थी बीच में, जहाँ इनके ट्रंप और इनकी टीम ने कहा था कि हम $200 बिलियन तक खर्च कर चुके हैं, जबकि इन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने $175 बिलियन की बात हुई थी जो आया है मिला करके सारा। और उसमें से ये कह रहे हैं जर्नलिस्ट कि हमारे पास तो सिर्फ आधा ही आया है, आधा से भी कम आया है जी। ये तो $60-65 बिलियन की ही बात कर रहे हैं जी। कि उतना ही तकरीबन आया है। 145 में $72 बिलियन की बात कर रहे हैं, आधा ही हमारे पास आया है जी। या बाकी कहाँ है वो नहीं पता। हालांकि है तो खर्च यूएस ने जो दिया है इनको, अमेरिका यूरोप ने, उन्होंने अपना भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है खर्च यूक्रेन के लिए उसका लिया है जी। अपनी, नेचुरली बना तो सामान उन्हीं की कंपनीज में है जी। इनके पास आया है वहाँ पर। तो एडम लॉजिस्टिक्स बाकी जो चीज़ें हैं सारी उन्होंने ऐड किया है जी। और इसमें देखिए करप्शन एक चीज़ है जो ऑलरेडी बहुत बड़ा है जी। और इन्होंने भी कहा है कि करप्शन में बहुत खर्च हुआ है, आधी चीज़ें तो निकल गई हैं करप्शन में यूक्रेन में। और इन्होंने कई मिनिस्टर्स इनके निकाले गए हैं, इनके जनरल्स इन्होंने निकाले हैं, उनको चार्ज किया है इसके लिए। जहाँ तक देखिए ट्रंप का सवाल है, इन्होंने तो इनकी टीम, मैंने कहा था पहले भी कि जून जुलाई पिछले साल ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना ली थी, मई जून में जो इन्होंने दिया था। और अभी इन्होंने जो है ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि जो एक्चुअल टर्म्स हैं वो इनके, जो हमने जनरल कीथ केलॉग की बात की थी, वो अभी जर्मनी में जाएंगे अगले 3 दिनों में के बाद, वहाँ पर वो डिक्लेयर करेंगे, जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी मीटिंग है जी। वहाँ पर वो इसका खुलासा करेंगे। लेकिन उसमें वही है कि जो सीज फायर पर बातचीत होगी और जो जहाँ है वहीं रहेगा, मतलब जो कैप्चर कर लिया रूस ने उनके पास रहेगा। रेयर अर्थ मिनरल्स खास करके देखिए, रेयर अर्थ जो है डोनेस्क इलाके में बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, जो ये पूरा इलाका है और उसमें यूरेनियम, टाइटेनियम, लिथियम जो है मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो ये मेन है, जिनकी जरूरत वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के और बैटरी से लेकर के हर एक चीज़ में है जी। तो ये जो है वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी है उसमें आज की तारीख में जिस तरह रूस आगे बढ़ रहा है तो आधे से ज़्यादा मैक्सिमम तो रूस कैप्चर कर लेगा वो एरिया। जी। कोकिंग कोल से लेके बहुत बड़ा है वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ वहाँ पर रेयर अर्थ्स बहुत मात्रा में हैं जो पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं थे जी। लेकिन फिर भी जो भी बचेगा वो ट्रम्प चाहते हैं कि इसके बदले में, जैसे हमने कहा, लेन देन वाली बात तो उसी पर वो चलेंगे लेकर के। और ट्रम्प के देखिए टीम में भी 2 तरह की बातें चल रही हैं जी। उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वांस, वो कह रहे हैं कि हमें रूस पर ज़्यादा प्रेशर डालना चाहिए जी। कि रूस पर प्रेशर डालें कि रूस जो है मजबूर हो और सैंक्शन लगाइए और प्रेशर डालें कि वो पीस की बात करने के लिए मजबूर हो। दूसरे इनके जो माइक वॉल्ज हैं एनएसए और जो जनरल केलॉग हैं, कीथ केलॉग, वो चाहते हैं कि सैंक्शंस दिया जाए, जरूर उधर ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि एड बंद कीजिए, यूक्रेन को जबरदस्ती पैसा देना जो वेस्ट हो रहा है इतना हमारा, और वो जो है नेगोशिएशन टेबल पर आए। जी। तो ये मतलब ऐसी बातें भी वहाँ चल रही हैं। और ट्रम्प प्लान जो है, जैसे मैंने कहा, ये प्रेजेंट करेंगे, यही खुद जा रहे हैं जनरल कीथ केलॉग वहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो
14 से 16 फरवरी को है म्यूनिक में, जर्मनी में, वहाँ पर ये प्लान आएगा और चीज़ें वही रहेंगी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट फ्रीज हो जाए इस समय जी और जो सिक्योरिटी गारंटी है वो दिया जाए यूक्रेन को। कैसे टर्म्स में दिया जाएगा वो अभी वो बताएंगे। उनका कहना है कि ऐसी चीज़ बने कि दोबारा मॉस्को अटैक नहीं कर पाए जी यूक्रेन के ऊपर उस तरह। तो ये चीज़ें वो लेके जाएंगे। लेकिन देखिए इसमें पुतिन का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पुतिन तो पहले बोल चुके हैं कि वो तैयार हैं ट्रम्प से बातचीत के लिए और अब जेलेंस्की भी तैयार हो गए हैं बातचीत करने के लिए। हालांकि पुतिन जेलेंस्की से बात करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो इलेजिटिमेट हैं क्योंकि जेलेंस्की का टेन्योर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है पिछले साल मई में। जी तो कह रहे हैं कि वो है नहीं वैसे। और उनका कहना है कि अगर कोई बातचीत के लिए आगे आए या तो दोबारा इलेक्शंस हों, जी और वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हों। जी लेकिन उनका है कि अगर बातचीत करनी है तो जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो आ सकते हैं, बट जेलेंस्की नहीं। जी और वो ये भी कह रहे हैं, और अब तो पुतिन की टीम भी कह रही, ट्रंप की टीम भी कह रही है जी कि इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होने चाहिए। जी और डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि पुतिन चाहते हैं कि वहाँ पर जो इनके लोग हैं, इनकी जो सपोर्ट की पार्टियां वहाँ पर हैं, जी जिनको डेमोक्रेटिक कहते हैं, वो आएँ, जी वो आगे आएँ। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के ये चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने पहले बोल दिया है कि जेलेंस्की तो शुरू से जो है नहीं चाहते हैं पीस प्लान, और उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी लेकिन देखिए ये सब कुछ मिला देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो ओवरऑल वहाँ होना है उसमें देखा जाए तो मैक्सिमम तो पुतिन के फेवर में जाएगा, जी जिस तरह हालात अभी हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं उस हिसाब से रहेगा। उसके बाद अमेरिका ट्रंप के फेवर में जाएगा जी कि वो उन्होंने कर दिया डील, और रेयर अर्थ दे नहीं, मतलब सिर्फ दे नहीं रहे हैं, ले भी रहे हैं वहाँ से। जी अपना रेयर अर्थ्स उनको मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी और काफ़ी बड़ा चैलेंज वो कर सकते हैं चीन का जज्बा जो इस फील्ड में है खास करके उसमें। और लेकिन एक चीज़ और है कि पुतिन से बात करने के बाद उनका ये भी होगा कि भाई वो डील मेकर हैं, जैसे वो वहाँ पर करेंगे मिडिल ईस्ट में, तो एक ये भी चीज़ आएगी। लेकिन नुकसान किसका होगा? देखिए सबसे बड़ा तो यूक्रेन का है ही है, और यूक्रेन के साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान नाटो और यूरोपियन यूनियन का भी होना है। जी बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने खर्च किया दुनिया भर में, उन्होंने जो भी न्यूज़ फैलाई, जो कुछ किया, आखिरी में आकर के तो नुकसान उन्हीं का सबसे बड़ा हो रहा है। प्लस उनकी इकॉनमी उनकी चौपट हो गई है, जी अभी और आगे वही होगा। और और पुतिन तो हमेशा से कहते रहे हैं, वो कभी नहीं मानते थे कि यूक्रेन उनसे लड़ाई कर रहा है। जी वो पहले से कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है जो हमसे लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी अगेंस्ट जाएगी इनके। जी और इसको देख करके अगर पुतिन या रूस को सक्सेस मिल रही है, मिलती है और माना जाता है अगर दुनिया में, तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो रूस, चीन और ईरान की और नॉर्थ कोरिया एक्सिस है, एक और एक्सिस बन जाएगा। जी और ये एक्सिस अगर बन के उभरा तो और मुश्किलें बढ़ जाएंगी अमेरिका और बाकी लोगों के लिए। जी बाकी देश भी इस तरह डिवाइड हो जाएंगे। जी और क्या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जी खास करके अल-कायदा लीजिए, आईएसआईएस लीजिए, हमास लीजिए, हिजबुल्लाह लीजिए, क्या इस तरह के और जो कुछ और समूह आएंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स इस तरह आगे आएंगे जिनकी मदद इस तरह से होगी? जी और आखिरी चीज़, क्या फिर बाकी कुछ देश बड़े छोटे हों बड़े हों, वो नहीं कहेंगे कि ठीक है अगर ट्रंप उधर या ऐसी डील की बात कर सकते हैं, जी वो वहाँ गाजा लेने की बात कर रहे हैं, जी उधर कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, पनामा के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या बाकी देश ऐसे नहीं करेंगे जी कि वो भी अपने अगल बगल में कहें कि ठीक है जो हमारा था वो दोबारा हमारा होना चाहिए? जी तो ऐसी कुछ मुश्किलें या सोचने वाली बातें जरूर आगे आएंगी। जी सर, अमेरिका और चीन के बीच खास तौर पर जो टैरिफ युद्ध शुरू हुआ है उससे दुनिया कैसे प्रभावित होगी सर? क्या असर पड़ने वाला है इसका? देखिए ट्रम्प तो वही कर रहे हैं जो कह चुके हैं पहले। जी इलेक्शन से पहले अपने फर्स्ट टेन्योर में भी उन्होंने ये किया था। जी और जहाँ तक इनका और चीन का सवाल है, जी देखिए इनका ट्रेड जो घाटा है, जी वो ट्रेड हमेशा ट्रेड सरप्लस चाइना के फेवर में है। जी
और कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि 2000, अगर आंकड़े आप देखें $900 बिलियन से ऊपर का इनका आपसी ट्रेड है जी। आंकड़े अगर आप देखें तो 2021-22 में मुझे लग रहा है कि $350 बिलियन का, $355 बिलियन का शायद इनका आपस का घाटा था अमेरिका को, जी। जो अब जो है इस समय आई थिंक $250 बिलियन के आसपास हो गया है। 2024 के 2023-24 में तो 200 आ गया था जी। तो $200 बिलियन के आसपास, बट फिर भी काफ़ी बड़ा है, खास करके एक ट्रम्प के लिए जी। जो बिजनेस से ही एक्चुअली आए हैं और शुरू से बोलते रहे हैं। जी। जैसे हमने कहा कि लेन देन के विश्वास करते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में, तो उनको ये चाहिए कि भाई हमारा घाटा नहीं, बराबरी होनी चाहिए या हम जी। बढ़त में रहें। जी। तो ये सब चीज़ें लेकर के वो चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए अमेरिका की डिपेंडेंसी चीन के ऊपर है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। जी। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सबसे ज़्यादा उसी से ही आते हैं और सस्ते आते हैं, जी। और उसके ऊपर अमेरिका के लोग काफ़ी डिपेंडेंट हैं। अमेरिका नहीं, दुनिया के लोग डिपेंडेंट हैं। भारत की भी हाल देखिए वही है। जी। तो दुनिया के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने, चीन ने उनको डिपेंडेंट बना दिया है अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना ज़्यादा बढ़ा करके। जी। दूसरा जो मार्केट एक्सेस है, जी। बाजार का जो चीन का बाजार है, उसमें उसने ऐसे कंडीशंस लगा रखे हैं, ऐसे कंट्रोल्स लगा रखे हैं कि बाकी तो छोड़िए, भारत तो छोड़िए, अमेरिका तक की कंपनियां भी उतना ज़्यादा नहीं जा सकती उसके बीच में। यही नहीं, उसने कुछ ऐसे ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, कुछ उन्होंने ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, कानून बना रखे हैं कि जो भी कंपनी जाएगी वो डिस्क्लोज करेगी अपनी जो टेक्निकल उसके ऊपर, आप चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वायलेशन कहा जा रहा है कि वो कर रहे हैं, कि आप टेक्नोलॉजी अपनी जो है बताएंगे कौन सी टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं जी। और कहा जाता है कि जल्दी वो चुरा करके उसको उससे आगे बढ़ जाता है जी। ले करके। तो ये भी चीज़ें हैं। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात बहुत कर चुका है अमेरिका चीन के खिलाफ, जी। कि वर्कर्स को ज़बरदस्ती ज़्यादा काम कराया जाता है, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है वहाँ पर, और ये सब खिलाफ है इंटरनेशनल लॉ और जो WTO के उसके हिसाब से खिलाफ है। हालांकि ये भी चीन कहता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स की वजह से और अमेरिका से जो सामान ले रहा है, दोनों मिला करके कम से कम 1 मिलियन जॉब्स, मतलब 10 लाख जो है वहाँ नौकरियाँ हैं प्रभावित जो अमेरिका में हो रही हैं इसकी वजह से। और अमेरिका इंपोर्ट ज़्यादा उनसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वो इंपोर्ट करता है, तकरीबन सबसे ज़्यादा $140 बिलियन के आसपास इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। अमेरिका उनसे केमिकल्स हैं, मशीनरी है, टॉयज़ हैं, बाकी जो गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, उनसे प्लांट मशीनरी ये सारा इंपोर्ट करता है। अब ओवरऑल उन्होंने 10 से 15% अभी टैरिफ लगाया था चीन के खिलाफ, जब उन्होंने कनाडा के साथ खिलाफ भी लगाया, और उन्होंने फिर चीन ने भी पलटवार वही किया जी। उन्होंने भी 10 से 15% लगाया उस इनके ऊपर, जो टिट फॉर टैट पॉलिसी में उन्होंने किया है जी। और लेकिन इसका इफेक्ट देखिए, अगर कम हो जाता है इनके बीच का ट्रेड, तो प्रॉब्लम तो दोनों तरफ होनी है जी। इफेक्ट अमेरिका में भी होना है जी। अमेरिकन पब्लिक जो कि यूज्ड टू हो गई है कम दाम में चीज़ें जो ले रही है, वो बढ़ जाएगा तो वहाँ इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर हालत में। अमेरिकन पब्लिक जो कि काफ़ी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जो उनको अलाउंसेज मिल रहे थे वो लेके बैठे थे जी। अब वो काम अगर करने में लगाए जाएंगे तो मुश्किलात तो होगी जी, कि उतने उसमें कैसे करेंगे, लेकिन जॉब्स शुरू में तो निकल जाएंगे। अगर ये 10 लाख या जो भी लोग लगे हैं, नौकरियां मिली हैं इस ट्रेड की वजह से, उसमें भी प्रभाव पड़ेगा ही जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ती हैं चीन की वजह से जी, बैटरीज की वजह से, चीन की वजह से, जो चीन से आती हैं। सोलर पैनल सारे आते हैं चीन की वजह से जी, वो भी महंगे हो जाएंगे वहाँ। और जो दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ी थी, अमेरिका का कहना था कि चीन जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है अमेरिका में काफ़ी जी, अपना वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर रहा है, डिसइंफॉर्मेशन काफ़ी कर रहा है जी। अपने टिकटॉक वगैरह जो बात जिन्होंने बैन किया था जी, और भी
कुछ ऐप्स हैं, बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कर रहा था और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले रहा था अमेरिका की जी अपने उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भी और अपने ऐप्स के थ्रू। जी इस पर भी इनके ऊपर काफ़ी वो था कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसकी हम बात करते हैं वो चुरा रहा है जी और अपना उससे आगे बढ़ा रहा है और मजबूर कर रहा है अमेरिकन कंपनीज को, बाहरी कंपनीज को कि अपनी टेक्नोलॉजी उनको बताएं। जी तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसमें दूसरा ये भी था कि करेंसी मैनिपुलेशन कर रहा है, जो ट्रंप बोल चुके हैं जी कि वो अपनी करेंसी को काफ़ी नीचे रखा हुआ है। अब नीचे रखने से डॉलर के मुकाबले उससे फ़ायदा हो रहा है कि जो इसके एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्टर्स को मिल रहा है और पैसे मिल रहे हैं। जी लेकिन जो इंपोर्ट अमेरिका कर रहा है, अमेरिकन जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं और ये कम दाम में जा रहा है, कम रेट में जा रहा है उनके पास, तो वो जानबूझ के मतलब प्राइस डाउन किए हुए है और वहाँ उनको फ़ायदा मिल रहा है। जी तो ऐसी चीज़ें जो है और इसकी वजह से एक और सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को है कि इसकी वजह से चीन का सामान तो सस्ता जा रहा है, जी अमेरिका के सामान यहाँ पर आकर के महंगा हो जा रहा है, जी तो वो भी अमेरिका को नुकसान है। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें चल रहा है और अमेरिका ये भी कहता है, अमेरिका ही नहीं बाकी देश भी कहते हैं कि चीन जो है चाहता है कि दुनिया में उसको और मार्केट्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिले, जी लेकिन वो इंश्योर करता है कि दूसरे जो है उसके मार्केट में ना आए। जी ये भी उसकी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी तक जो अमेरिका करता रहा है, जो अमेरिका की तरकीब रही है, टैक्टिस रही है कि वो WTO में नोटिफिकेशन करता रहा है, इनके खिलाफ जाता रहा है और इन्वेस्टमेंट्स पहले उसने चाइना में शुरू किया कि चलो हम इन्वेस्ट करें चाइना में, उससे हमें पैसे आए, जी लेकिन वो भी चाइना की वजह से उल्टा हो गया, जी पैसे कम आने लगे, तो अब कंपनीज बाहर हो रही हैं वहाँ से। जी इन्वेस्टमेंट्स की उसने अब स्क्रूटनी करनी बहुत तेज शुरू कर दी है, जी खास करके जो चाइना की कंपनीज आ रही हैं अमेरिका में, यहाँ सामान आ रहा है या जो ये इनके जा रहे हैं, टैरिफ्स उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया इसी वजह से। जी और ट्रंप की जो टेन्योर था उस समय भी आप देखिए उन्होंने उसी समय शुरू कर दिया था, फर्स्ट टेन्योर में ही टैरिफ्स बढ़ा दिए थे इनके अगेंस्ट। तो टिकटॉक पर बैन लगा था, अभी जो है उन्होंने AI चिप्स बंद कर दिया जी एक्सपोर्ट करना, तो चीन को भी इसमें फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन इफेक्ट यही होगा कि देखिए कुछ प्राइसें तो बढ़ेंगी, अमेरिका में भी बढ़ेंगी, वर्ल्ड वाइड भी बढ़ सकती हैं, बाकी जी। देशों में भी कुछ हद तक जा सकती हैं, लेकिन जो अगर चीन भी टैरिफ अगर बढ़ाता है तो थोड़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा अमेरिका में भी, उनको भी प्रॉब्लम आएगी। और जैसे उसने अभी गूगल और कुछ और टेस्ला वगैरह कुछ और कंपनियों के खिलाफ, उसने टेस्ला तो नहीं बट बाकी कंपनियों के खिलाफ, अमेरिकन कंपनियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया जी शी जिनपिंग ने, जी कि चाइना ने। जी और जो ये पॉलिसी अगर दोनों में लड़ाई होगी तो देखिए दुनिया की जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर सप्लाई चेन में बहुत फ़र्क पड़ेगा, जी कि सप्लाई चेन पर इसका इफेक्ट होगा, और जो बाकी देश हैं जो इसके ऊपर रह रहे थे उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो स्पेशली जो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा इसकी वजह से असर होगा। और ख़ास करके जो बहुत देश डिपेंडेंट हैं चीन के ऊपर, ख़ास करके सोलर पैनल्स के लिए, जी जो बैटरीज हैं उसके लिए, जो मेटल्स हैं, आप टंगस्टन ले लीजिए, चाहे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए यूज़ होता है, सोलर पैनल्स के लिए यूज़ होता है, ये अमेरिका को भी बहुत ज़रूरत है। जी तो इस वॉर का असर तो पड़ेगा इन सारी चीज़ों पर, लेकिन फिर भी अगर प्रेशर पड़ेगा तो हो सकता है कि अमेरिकन इकॉनमी थोड़ा शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर नुकसान हो, जी बट अगर वो सेल्फ रिलायंट होने लगेंगे, जैसे हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, जी। तो हम भी कई सालों से रह रहे हैं लेकिन हो जी। नहीं पाए जी अभी इतनी जल्दी, तो जी। समय लगेगा, लेकिन इसकी तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है कि फ़ायदा अमेरिका को भी होगा और बाकी देशों को भी हो, लेकिन उसमें समय काफ़ी लगेगा। जी बिल्कुल सर। और आज के कार्यक्रम में सर आपने समझाया कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का जो दिल है वो गाजा पट्टी पर क्यों आया, और साथ ही आपने बताया सर कि जो अमेरिका की और ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जो अवैध प्रवासियों के खिलाफ जो नीति है
उसके क्या निहितार्थ हैं, भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के जो उद्देश्य और महत्व है, उस पर आपने प्रकाश डाला और रूस-यूक्रेन युद्ध पर हम जो हमेशा की तरह आपने ताज़ा अपडेट दिया और क्या आगे की संभावनाएँ हैं, 3 साल इस युद्ध को पूरे होने जा रहे हैं, तो अब क्या संभावित परिणाम आगे देखने को मिल सकते हैं, परिदृश्य क्या हो सकता है, उसके बारे में आपने समझाया। और साथ ही अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर शुरू हुई है, उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए क्या चुनौतियों वाली तस्वीर उभर सकती है, इसके बारे में आपने जानकारी दी। आज के कार्यक्रम को सर आपने काफ़ी ज्ञानवर्धक बनाया, आपने इस चर्चा से जुड़े आपका बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।